अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च एंड एनालिटिक्स चैनल के साथ मैं हूं डॉक्टर जुनेद और आज हम एसपीएसएस के ऊपर सीखेंगे कि हम किस तरह से रिग्रेशन एनालिसिस को रन करते हैं। बिज़नेस रिसर्च के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस तभी रन किया जाता है जब तक उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स मैच ना कर लिए जाएं। सबसे पहले तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिनको जहन में रखना होगा, ख़ास तौर पे नॉर्मेलिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। तो इन तीन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर हम रिग्रेशन एनालिसिस को रन कर सकते हैं। अदरवाइज़ रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो रेकमेंडेड नहीं होगा अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ कंस्ट्रक्ट्स का यहाँ पर डेटा रखा हुआ है और जैसे क्रेडिबिलिटी का कंस्ट्रक्ट है तो उस क्रेडिबिलिटी के कंस्ट्रक्ट के पांचों आइटम से मिलके मीन वैल्यूज़ की बेसिस के ऊपर हमने एक कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया है क्रेडिबिलिटी। तो सारे कंस्ट्रक्ट्स को हम टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम एक दो कंस्ट्रक्ट्स के ऊपर सारे टेस्ट स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि रिग्रेशन एनालिसिस को किस तरह से रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंस्ट्रक्ट की चेक करते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को चेक करने का तरीका ये है कि आप डिस्क्रिप्टिव्स में जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को सिलेक्ट करें और इसके अंदर जो आपने मीन वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हुए हैं कंस्ट्रक्ट्स के वो सब के सब सिलेक्ट कर लें। तो मैंने यहाँ सारे कंस्ट्रक्ट की मीन वैल्यूज़ को वन बाय वन सिलेक्ट किया है और सारे कंस्ट्रक्ट्स की मीन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें और मीन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले इसका मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कर्टोसिस, क्यूनेस। तो ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके बाद हम करेंगे ओके। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले देखें तो आपके पास रिज़ल्ट के अंदर यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास मीन वैल्यूज़ जो हैं वो सबकी 2.9 और 3.3 और 3.5 आ रही हैं। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की रेंज को हम देखते हैं ताकि हम ये टेस्ट कर सकें कि नॉर्मेलिटी की कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं। इस चीज़ को हम यूनिवेरिएट नॉर्मेलिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो यूनिवेरिएट नॉर्मेलिटी टेस्ट में एक एक वेरिएबल की नॉर्मेलिटी को देखा जाएगा और उसको देखने के लिए सबसे पहले हम स्क्यूनेस की वैल्यू देखेंगे। तो देखें सारे स्क्यूनेस की वैल्यूज़ जो हैं वो -1 से +1 के दरमियान। इसी तरीके से कर्टोसिस की वैल्यूज़ को वन बाय वन हम चेक करेंगे तो सारे कर्टोसिस की वैल्यूज़ -1 से +1 के दरमियान हैं, जो कि काफ़ी स्कॉलर्स की रिकमेंडेशन है कि ये वैल्यूज़ -1 से +1 के दरमियान हो। लेकिन अगर किसी की कर्टोसिस की वैल्यू -3 से +3 के दरमियान भी आती है तो कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक ये एक्सेप्टेबल है। तो स्क्यूनेस कर्टोसिस की वैल्यूज़ अगर आपकी रेंज में है तो इसका मतलब है कि आपका डेटा नॉर्मेलिटी की कंडीशंस को फुलफ़िल करता है और आपको आउटलायर्स डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती तब हम आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं और आउटलायर्स को रिमूव करते हैं। तो वरना फिर हम रिग्रेशन एनालिसिस रन नहीं कर सकते। तो आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी हम ये बात श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हमारा डेटा फुलफ़िल कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो कि है रिलायबिलिटी टेस्ट। तो रिलायबिलिटी टेस्ट को करने के लिए एसपीएसएस में एनालाइज में जाएं और स्केल में रिलायबिलिटी को सिलेक्ट करें। रिलायबिलिटी टेस्ट के अंदर हम आइटम वाइज एनालिसिस करते हैं और आइटम वाइज एनालिसिस ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि किसी भी एक कंस्ट्रक्ट के जितने भी आइटम्स हैं वो सब के सब इंटरनल कंसिस्टेंसी को मीट कर रहे हैं या नहीं। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि उसके आंसर्स जो लोगों ने दिए हैं, रिस्पॉन्सेज जो लोगों ने प्रोवाइड किए हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा अलाइंड हैं। तो हम यहाँ पे उस एक कंस्ट्रक्ट के सारे आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, आइटम स्केल इफ़ आइटम डिलीटेड को सिलेक्ट करेंगे और हम इंटर आइटम कोरिलेशन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आपस में इनकी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है आइटम्स की, और हम ओके करेंगे। अच्छा जी, तो यूज़र्स के रिस्पॉन्सेस के हिसाब से, रिस्पॉन्डेंट्स के रिस्पॉन्सेस के हिसाब से हम देखें तो क्राउनबैक अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0.679 है और स्टैंडर्डाइज 0.682 है।
तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ऑल्दो आइडियल कंडीशन से नीचे हैं जो कि 0.7 है, लेकिन फिर भी ये कट ऑफ वैल्यू से ऊपर है, जिसकी क्रॉनबैक अल्फ़ा की कट ऑफ वैल्यू कंसीडर की जाती है 0.6। तो लिहाजा ये 0.6 से ऊपर है, तो इसको हम कंस्ट्रक्ट को हम रिटेन कर सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, और इसको हमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइटम टोटल स्टेटिस्टिक्स में तो हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम किसी भी एक आइटम को डिलीट करें तो हमारा क्रॉनबैक अल्फ़ा क्या हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि हमारा क्रॉनबैक अल्फ़ा ऑलरेडी जो है वो 0.679 है, तो हमें किसी भी आइटम को डिलीट करने के बाद कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जो 0.679 से बड़ी हो। तो लिहाजा हम किसी भी आइटम को डिलीट नहीं करेंगे, और ये हमारा जो है वो रिलायबिलिटी का टेस्ट जो है वो मीट कर रहा है, क्योंकि कट ऑफ वैल्यू से हमारे कंस्ट्रक्ट की रिलायबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, दैट इज़ 0.6 से ज़्यादा है। वैसे आइडियली जो है वो ये 0.7 से अबव होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पर चेक करते हैं वैलिडिटी को टेस्ट चेक किया जाता है डायमेंशन रिडक्शन और फैक्टर में जाके, और ये हम जो वैलिडिटी टेस्ट कर रहे हैं ये हम थ्रू EFA कर रहे हैं। और EFA मैं क्लियर कर दूं कि EFA अगर आपने कोई कंस्ट्रक्ट एडॉप्ट किया है तो करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सम केसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो डेमोग्राफिक्स हैं या साइकोग्राफिक्स हैं वो रिस्पोंडेंट्स के चेंज होते हैं। जैसे कि हमने अगर कोई कंस्ट्रक्ट एडॉप्ट किया है जो कि डेवलप हुआ था किसी वेस्टर्न कंट्री में, और हम वो कंस्ट्रक्ट एडॉप्ट कर रहे हैं किसी ईस्टर्न कंट्री के अंदर, तो फिर जाहिर है हमें उस कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी को चेक करना है, और वैलिडिटी को चेक करने के लिए फैक्टर एनालिसिस EFA करना फिर ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारा जो फैक्टर है, यानी जो हमारा कंस्ट्रक्ट है, उसके सारे आइटम्स आपस में मिलके वही मेजर कर रहे हैं जो कि उस कंस्ट्रक्ट को मेजर करना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पे एटीट्यूड के आइटम्स ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये चारों आइटम्स मिलके एटीट्यूड टुवर्ड एडवर्टाइजिंग ही मेजर कर रहे हैं। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोफिशिएंट्स, डिटर्मिनेंट्स और KMO टेस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्शन के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यहाँ पे सिलेक्टेड है। रोटेशन हम सिलेक्ट करेंगे वेरी मैक्स, और हम करेंगे ओके। तो फैक्टर एनालिसिस के रिजल्ट्स के हिसाब से KMO की जो वैल्यू है वो आइडियली 0.7 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन अगेन अगर 0.6 से अबव है तो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि कट ऑफ वैल्यू इसकी 0.6 है। बार्टलेट टेस्ट और स्पेसिटी जो है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए 0.001 लेवल के ऊपर, और सिग्निफिकेंट यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि P वैल्यू की सिग्निफिकेंस जो है वो लेस देन 0.001 है, यानी 000 है, तो यानी कि ये कंडीशन भी हमारी मीट कर रही हैं। तो अब हम चेक करेंगे वेरिएंस एक्सप्लेन, और वेरिएंस एक्सप्लेन की वैल्यू भी 50% से ज़्यादा है। ऑल्दो ये रिकमेंडेड होता है कि अगर हमारा वेरिएंस एक्सप्लेन या KMO की वैल्यू मीट नहीं करती तो हम किसी एक या दो आइटम्स को डिलीट करते हैं। और उसको डिलीट करने का प्रोसीजर ये है कि हम कम्युनैलिटीज़ चेक करते हैं, और कम्युनैलिटी के अंदर अगर कोई वैल्यू 0.4 से कम होती है तो हम उसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे चूँकि हमारा वेरिएंस एक्सप्लेन भी 50% से अबव है, और ये कंडीशन भी यानी KMO और बार्टलेट टेस्ट स्पेसिटी भी हमारा मीट कर रहा है, तो हम किसी आइटम को डिलीट नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये 50% से कम होता तो यकीनन हम एटीट्यूड 1 वाले आइटम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर एनालिसिस की कंडीशन मीट कर रही है। तो इसके बाद जो हम टेस्ट रन करते हैं रिग्रेशन से पहले, वो है कोरिलेशन। तो मैं यहाँ पे इस वक्त सिर्फ 3 वेरिएबल ले रहा हूँ रिग्रेशन को एनालाइज करने के लिए, एटीट्यूड, क्रेडिबिलिटी और परचेज इंटेंशन। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरी कोरिलेशन की जो वैल्यूज़ हैं वही R की पियर्सन कोरिलेशन R की जो वैल्यूज़ हैं वो 0.2 से लेके 0.9 के दरमियान लाई कर रही हैं, यानी कि ये वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल हैं रिग्रेशन एनालिसिस के लिए। अगर ये वैल्यू 0.2 से कम होती है तो हम या तो ये नो रिलेशनशिप की तरफ जाती है, जितना 0 के करीब होगी उतना ही ये नो रिलेशनशिप कंसीडर होगा। 0.2 से लेके 0.9 के दरमियान अगर ये वैल्यू है तो हम रिग्रेशन एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं। 0.9 से ऊपर हम इसलिए रन नहीं करते क्योंकि इससे फिर डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान को मल्टी कोलिनियरिटी का इशू हो सकता है।
तो 0.9 से अबव अगर कोई ये वैल्यू यहाँ पर नज़र आती है हमें आर की, तो फिर हम उन दो कंस्ट्रक्ट में से किसी एक कंस्ट्रक्ट को फिर ड्रॉप कर देते हैं और उसको रिग्रेशन एनालिसिस में नहीं लेके जाते, क्योंकि उसकी वजह से मल्टी कोलिनियरिटी का इशू रेज होता है। तो चूँकि अब यहाँ पर हमारे तीनों कंस्ट्रक्ट की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और कोरिलेशन चेक हो गया है, तो अब हम यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस रन कर सकते हैं। हम एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन के अंदर जाएंगे और लीनियर रिग्रेशन को सिलेक्ट करेंगे। लीनियर रिग्रेशन को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट्स हैं हम उसमें से परचेज इंटेंशन को सिलेक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और एटीट्यूड और क्रेडिबिलिटी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि हमने यही तीन वेरिएबल्स यहाँ कोरिलेशन के अंदर चेक किए थे, तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल मॉडल के ऊपर इस वक्त जा रहे हैं। जस्ट टू मेक इट सिंपल मैं 3 वेरिएबल्स पे लेके आपको रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ पे करवा रहा हूँ, जिसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डेटा, एटीट्यूड एंड क्रेडिबिलिटी। तो रिग्रेशन एनालिसिस में हमें रिजल्ट्स ये मिल रहे हैं कि सबसे पहले मॉडल समरी हमें ये बताती है कि हमारा जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, यानी कि हमने जो वेरिएबल्स लिए थे कि क्रेडिबिलिटी और एटीट्यूड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और परचेज इंटेंशन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक बहुत सिंपल सा मॉडल है। इस मॉडल की स्ट्रेंथ क्या है, इस मॉडल की फिटनेस क्या है। तो यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस में जो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ मिल रही हैं वो है आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हम तब चेक करते हैं जब हमारी सिंगल या सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो, जिसमें एक ही वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट हो और एक ही वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट हो। यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं और एक वेरिएबल डिपेंडेंट है, जैसे कि परचेज इंटेंशन। तो फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू, और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमें नज़र आ रही है 0.373। अगर हमारी आर स्क्वायर या एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू 0.2 से अबव होती है, तो इस केस के अंदर भी हम ये कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो फिट है। अदरवाइज़ हम कहते हैं कि हमारा मॉडल वीक है अगर 0.2 से कम हो। इसी तरह से यहाँ पर जो कोफिशिएंट टेबल है, कोफिशिएंट टेबल के अंदर हम एनालाइज करते हैं बीटा की वैल्यूज़, और बीटा की वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही है एटीट्यूड की 0.152, क्रेडिबिलिटी की 0.517 और कांस्टेंट की 0.990। इन सम केसेस कांस्टेंट अगर सिग्निफिकेंट नहीं होता तो कोई इशू नहीं है, अलबत्ता जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस को हम चेक करेंगे कि ये 0.05 से कम होनी चाहिए, तभी हम ये कहेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट हो गया। अगर ये वैल्यू सिग्निफिकेंस 0.05 से बड़ी होती है या इवन 0.05 भी होती है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, यानी कि देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन परचेज इंटेंशन। तो हमारी बीटा की वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द इफ़ेक्ट है एटीट्यूड की वो 0.2 से कम है, इसका मतलब है कि वीक इफ़ेक्ट है, और क्रेडिबिलिटी का इफ़ेक्ट जो है वो 0.517 है, जो कि 0.2 से बड़ा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये गुड इफ़ेक्ट है, और हमारे हाइपोथेसिस यहाँ पे दोनों फेल टू रिजेक्ट हो रहे हैं, कोई भी हाइपोथेसिस हमारा यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हो रहा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।